बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू लिटरेचर विद डब्ल्यूबी। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ईएसपी पे। ईएसपी स्टैंड्स फॉर इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। इसकी ऑलरेडी मैं 9 लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर चुकी हूँ और आज इसका है लेक्चर नंबर 10। ये मुझे किसी ने कहा था कि प्लीज़ इस पे वीडियो बना दें, सो मैंने सोचा कि मैं इस पे वीडियो बना दूँ। और वो है कि इंग्लिश फॉर बिजनेस पर्पसेस, और दूसरा है कि जो पुलिस डिपार्टमेंट में या जो फोर्सेस वगैरह में जो इंग्लिश यूज़ होती है, आज हम उस पर बात करेंगे। तो अगर आपको बाकी इसके रिलेटेड वीडियोस चाहिए तो मेरे चैनल पे आपको इसकी कंप्लीट एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके उनको देख सकते हैं। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है इंग्लिश फॉर बिजनेस पर्पसेस। अब इंग्लिश फॉर बिजनेस पर्पसेस क्या होता है कि इंग्लिश जो है वो स्पेसिफिकली किसके लिए सीखी जाए, कि बिजनेस वर्ल्ड के लिए सीखी जाए। ऐसी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल्स पे कमांड हासिल होनी चाहिए जो बिजनेस वर्ल्ड में यूज़ होती हैं। ठीक है, यानी कि स्पेशलाइजेशन करना किसमें, ऐसी लैंग्वेज में जो बिज़नेस वर्ड में यूज़ होती है। इंग्लिश में, इंग्लिश की जितनी भी वोकैब्युलरी है, उस सारी को स्टडी करना, उसके बारे में जानना और उस पे कमांड हासिल करना, इसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश फॉर बिज़नेस पर्पसेस। इसमें कौन-कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, इसमें एबिलिटी यूज़ होती है एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेटिव आइडियाज़ वगैरह, जिसमें किसी के पास एक ऐसी एबिलिटी हो कि वो एक इफ़ेक्टिव आइडिया को कन्वे करे, ऐसा आइडिया जो कि बिज़नेस में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह किस तरह से करना है, एक वो वाली एबिलिटी आ जाती है। इसके अलावा कलीग्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ, कस्टमर्स के साथ एक रिलेशनशिप को बिल्ड अप करना, प्रोफ़ेशनल सेटिंग में रहते हुए, इन सारी चीज़ों के बारे में स्टडी की जाती है इंग्लिश फॉर बिज़नेस पर्पसेज़ में। अब कुछ एरियाज़ हैं, कुछ की एरियाज़ जिसमें कि हम लोग इंग्लिश को यूज़ कर सकते हैं बिज़नेस पर्पज़ के लिए। जिसमें सबसे पहला हमारे पास है बिज़नेस राइटिंग, ठीक है? अब देखें ना कि हम लोगों ने अगर बिज़नेस को स्टार्ट करना है, तो उसमें क्या हम लोग यूज़ करेंगे? एक क्लियर और कंसाइज़ राइटिंग स्किल्स हमारे पास होनी चाहिए, ताकि ईमेल्स को अच्छी तरह से लिखा जा सके, रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से बनाया जा सके। और प्रपोज़ल, अगर बिज़नेस प्रपोज़ल्स भी तो पेश किए जाते हैं ना, बिज़नेस प्रपोज़ल्स वगैरह को भी अच्छे से डिज़ाइन करना, राइटिंग स्किल्स अच्छी होंगी, तभी तो प्रपोज़ल भी अच्छा हो बनेगा। और मार्केटिंग मटेरियल्स के बारे में सारी की सारी नो हाउ होनी चाहिए, ठीक है? उसके बाद सेकंड वाला हमारे पास है प्रेजेंटेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। किसी भी बिज़नेसमैन में इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि वो अपनी प्रेजेंटेशन को, अपने आइडिया को, कि वो क्या कहना चाह रहा है, अपनी स्पीचेज़ को अपनी ऑडियंस के सामने पेश करे, उनको अच्छी तरह से डिलीवर करे। ऐसे वे में अपनी प्रेजेंटेशन दे कि उनको बात अच्छे से समझ भी आ जाए और वो कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए भी तैयार हो जाए, ठीक है? मतलब डील फाइनल करने के लिए वो तैयार हो जाएँ। आपकी प्रेजेंटेशन स्किल्स जो हैं, वो इतनी ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। थर्ड वाला है हमारे पास मीटिंग एंड नेगोशिएशंस। के बाद किसी बिज़नेसमैन में और आपके जो क्लाइंट हैं, उनके दरमियान जो कम्युनिकेशन होनी चाहिए ना, वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली होनी चाहिए। जो मीटिंग्स हम आप लोग रखेंगे, उसमें आप ऐसी बातें करें कि वो आपकी जो डील है ना, आपका कॉन्ट्रैक्ट, आपके कॉन्ट्रैक्ट को देख के उसको साइन कर दें, ठीक है? लाइक आपके कॉन्ट्रैक्ट को इतना ज़्यादा इफ़ेक्टिव होना चाहिए कि वो अगले बंदे पे ऐसा असर छोड़ के जाए कि उनको वो डील इतनी ज़्यादा पसंद आए कि फ़ौरन से सारे का सारा जो भी है, वो डील जो है वो फाइनलाइज़ हो जाए। ठीक है? अब ये सारी की सारी जो सारी एबिलिटीज़ है ना, ये अगर आप बिज़नेस वर्ल्ड में कदम रखते हैं, ठीक है? तो आपको इन सब चीज़ों के बारे में नो-हाउ होनी चाहिए कि हमने अपने क्लाइंट के साथ किस तरह से डील करना है। कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं, वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं किसी भी एरिया में। आप किसी भी फील्ड में जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल्स तो सबसे पहले है ना। अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होंगी, तभी आप अपने क्लाइंट्स को अट्रैक्ट कर सकेंगे। अगर आपका जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको यहाँ पे एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि आपका जो है ना, वो बिज़नेस प्रपोज़ल बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत अच्छा है। लेकिन आपको उसको, वो क्लाइंट को वो कन्वे करना ही नहीं आ रहा कि आपका असल में आइडिया क्या है? आप करना क्या चाह रहे हैं अपने इस प्रपोज़ल में? आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप उसको अगर सही से कम्युनिकेशन ही नहीं आप अपने क्लाइंट्स के साथ करेंगे, फिर भले ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बहुत ही अच्छा हो, आपकी ऑफ़र्स बहुत अच्छी हों, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, अगर आप अपने क्लाइंट को सैटिस्फाई नहीं कर पाएँगे, तो ये सवाल ही नहीं पैदा होता कि आपकी कोई भी बिज़नेस डील जो है वो लॉक होगी, ठीक है? उसके बाद हमारे पास है कस्टमर सर्विसेज़। अब आपके पास ना, जो आप कस्टमर को सर्विसेज़ वग़ैरह प्रोवाइड करते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा ना एक्टिव होनी चाहिए, ठीक है? कोई भी आप कहते हैं, समटाइम्स आपने कुछ वेबसाइट्स वगैरह पे देखा होगा, या फिर अगर आप किसी बिज़नेस वेबसाइट पे जाके अगर आप विज़िट करते हैं, तो वहाँ पे आपने देखा होगा कस्टमर सर्विसेज़ लिखा हुआ होता है और साथ में कोई नंबर दिया जाता है या फिर कोई ईमेल दी जाती है, ठीक है? अब यहाँ पे कोई ऐसी ईमेल या कोई ऐसा नंबर देना है या फिर कोई ऐसा पर्सन आपने अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करना है, जो कि ऑल टाइम एक्टिव रहे, कि जब भी उसको कोई भी कस्टमर जो है वो कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करे, तो आप उसको फ़ौरन जवाब दे सकें। बाद हमारे पास फिफ्थ वाला है इंटरनेशनल ट्रेड। अब आपने अपने ग्लोबल पार्टनर्स के साथ और जो सप्लायर्स हैं उनके साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ बिल्कुल एक प्रोफेशनल मैनर और एक क्लियर मैनर में आपने बात करनी है, ताकि उनको भी आपकी बात अच्छे से समझ आ सके। कम्युनिकेशन जो स्किल है ना, वो आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद मज़ीद अगर इस पे बात करें, तो जो बिज़नेस पर्पसेज़ हैं, इंग्लिश को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है, कुछ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स या फिर कुछ रिसोर्सेज़ वगैरह को, ऐसे रिसोर्सेज़ पे फ़ोकस करने से
उसमें हम लोग डेवलपमेंट ला सकते हैं। सबसे पहला क्या है कि बिज़नेस वोकैब्युलरी आपकी अच्छी होनी चाहिए। आपको जितने जो भी बिज़नेस की वोकैब्युलरी है ना, उसके बारे में आपको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर कट पता होना चाहिए कि मैंने कौन-सा वर्ड कहाँ पे बोलना है। कम्युनिकेशन में मैंने कौन से वर्ड को, कौन से फ्रेज़ को, कौन से एक्सप्रेशन को कहाँ पे यूज़ करना है, ठीक है? उसके बाद इफेक्टिव राइटिंग और प्रेजेंटेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए, इस पे हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। कॉन्फिडेंट आपको होना चाहिए पब्लिक स्पीकिंग में, ठीक है? और नेगोशिएशन टेक्निक्स वगैरह में, यानी कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन वगैरह करवाते हो ना, तो उस टाइम आपकी जो टेक्निक्स होती हैं, वो आपकी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होनी चाहिए। उसके बाद एक्टिव लिसनिंग एंड कस्टमर सर्विसेज स्किल्स, वही वही कस्टमर सर्विसेज स्किल वाली बात आ गई कि आपने अपने कस्टमर्स को कोई ऐसा पर्सन या फिर ऐसी कोई ईमेल, कोई ऐसा फ़ोन नंबर प्रोवाइड करना है जो कि हमेशा एक्टिव हो, ठीक है? उसके बाद क्रॉस कल्चरल अवेयरनेस एंड कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजीज़, इसके बारे में भी आपको, क्योंकि देखें, आप लोगों ने एक ही कल्चर में तो काम नहीं करना ना। अगर आपका कोई ऐसा क्लाइंट है जो कि किसी और कल्चर से ताल्लुक़ रखता है, ठीक है? यानी कि ग्लोबली अगर बात करें, वहाँ से ताल्लुक़ रखते हैं, या अगर पाकिस्तानी एरियाज़ की अगर हम लोग बात करें, तो हमारा कल्चर कुछ एरियाज़ में कुछ है, कुछ एरियाज़ में कुछ है। उस लिहाज से आपको कल्चर की अवेयरनेस भी होनी चाहिए। उसके बाद क्या है कि अगर हम लोग अपनी इंग्लिश स्किल्स को एनहांस करते हैं, तो बिज़नेस प्रोफेशनल्स को जो है वो किन-किन चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहला क्या है कि आप ना अपने क्लाइंट्स और अपने कलीग्स के दरमियान एक बहुत ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप बिल्डअप कर सकते हो। आप अपने कम्युनिकेशन के ज़रिए ऐसे आइडियाज़, ऐसे प्रपोज़ल्स वगैरह को दे सकते हो कि वो बहुत ज़्यादा ना इफ़ेक्टिव रहें, ठीक है? बहुत असर करें हर एक पे। जब आप अपना प्रपोज़ल पेश करें, अपने प्रपोज़ल्स को दें, तो वो हर किसी पे इफ़ेक्ट करे, ठीक है? इसके अलावा अगर आपकी इंग्लिश स्किल्स अच्छी होंगी, तो आप इंटरनेशनली भी जाके कम्पीट कर सकते हैं लोगों के साथ। आपकी एनहांस हो सकती है प्रोफेशनल इमेज और क्रेडिबिलिटी। उसके अलावा ये आपको हेल्प कर सकती है कि आपको अपने करियर में एक बहुत ज़्यादा ग्रेट सक्सेस भी मिल सकती है। नेक्स्ट यहाँ पे मेरे पास कुछ बिज़नेस पर्पज़ के लिए कुछ वोकैब्युलरी है। ये मैं इसको बारी-बारी डिस्कस तो नहीं करूँगी। इन स्लाइड्स का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप इन वोकैब्युलरी को देख लीजिएगा, ठीक है? कुछ वोकैब्युलरी यहाँ पे मौजूद है। ये नहीं है कि आपने सिर्फ़ इसी पे रहना है, ये सिर्फ़ कुछ है। कुछ एक्सप्रेशंस, कुछ फ्रेजेज़, कुछ वर्ड्स जो कि बिज़नेस वर्ल्ड में यूज़ होते हैं। और यहाँ नीचे मैंने नोट भी लिख दिया है कि इन्हीं पे नहीं रहना सिर्फ़, कि सिर्फ़ यही एक्सप्रेशन या फिर यही वर्ड्स जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं, यही टर्म्स यूज़ होंगी, नहीं। बल्कि बहुत ब्रॉड कैटेगरी है वोकैब्युलरी की भी, और बहुत सारे और वर्ड्स भी इसमें ऐड हो सकते हैं। इसके अलावा हम लोग मज़ीद अगर बात करें, तो वो है हमारे पास इंग्लिश फॉर पुलिस पर्पसेज़, लाइक पुलिस डिपार्टमेंट में अगर जाना है, तो इंग्लिश को किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। अब ये किसको रेफ़र करता है कि हमारे पास ना प्रोफ़ेशनल लॉ एनफोर्समेंट के लिए जो लैंग्वेज और जो कम्युनिकेशन स्किल्स को हम लोग यूज़ करते हैं, उसको हम लोग कहते हैं कि इंग्लिश फॉर पुलिस पर्पसेज़, ठीक है? अब ये इंग्लिश जो है, इंग्लिश पुलिस पर्पसेज़ में कहाँ-कहाँ पे यूज़ हो सकती है? हमारे पास सबसे पहले है रिपोर्ट राइटिंग। अब जब भी कोई केस आता है पुलिस स्टेशन में, तो क्या होता है कि सबसे पहले उसके लिए रिपोर्ट लिखी जाती है, ठीक है? कोई म कोई विक्टिम आया है और आके उसने अपनी रिपोर्ट दर्ज करवानी है, और सबसे पहले क्या होगा कि वो अपना बयान देंगे ना कि क्या-क्या हुआ, और जो सामने ऑफ़िसर होगा उसको रिपोर्ट लिखनी होगी, ठीक है? तो इसके लिए क्या होगा कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज पे कमांड हासिल होनी चाहिए, ताकि आप जो है बहुत क्लियर और कंसाइज़ रिपोर्ट को लिख सकें, जिसमें कि आप लोग ये डिटेल ऐड कर सकें कि इंसिडेंट किस तरह से हुआ। उसके अलावा आप उसकी इन्वेस्टिगेशन उसके देन करें, एंड देन आ जाता है अरेस्ट का मामला कि अरेस्ट किसको करना है, और सारा कुछ ये जो है, ये सारी रिपोर्ट राइटिंग में आएगा। उसके अलावा रेडियो कम्युनिकेशन, टर्मिनोलॉजी है और फ्रेजेज़ वगैरह हैं कि जब वो आपस में कम्युनिकेट कर रहे होते हैं रेडियो पे, ठीक है? तो उस टाइम वो आप ये इंश्योर करवाना चाहिए कि जो भी बात की जा रही है वो क्लियर हो और बिल्कुल एक्यूरेट बात की जानी चाहिए। उसके अलावा इंटेरोगेशन एंड इंटरव्यूज़, अब ऑफिसर्स को एक इफेक्टिव क्वेश्चनिंग टेक्निक्स वगैरह को यूज़ करना पड़ेगा, ताकि जो भी वो क्वेश्चन कर रहे हैं, वो स्पेशली उस केस के रिलेटेड हो, ठीक है? और ऐसा क्वेश्चन किया जाना चाहिए कि अगर जो भी मुल्ज़िम है, या कोई, या भी आप किसी गवाहों से जाके अगर आप क्वेश्चन वगैरह करते हैं, या जहाँ पर जो इंसिडेंट हुआ है, ठीक है? कोई भी इंसिडेंट हुआ है, वहाँ पे आप ऐनी शाहिदीन के पास जाते हैं और वहाँ पे जाके उनसे क्वेश्चनिंग करते हैं। तो आप ऐसे क्वेश्चंस करें कि आपको वो आपकी जो भी केस है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहें, ठीक है? उसके अलावा क्या है कि आपकी एक्टिव लिसनिंग स्किल्स होनी चाहिए, क्योंकि आपने जो इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है ना, जो भी जिस पे भी आपको शक वगैरह है, उसके रिलेटेड आपने जो भी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करनी है, ताकि आपकी जो एक्टिव स्किल अगर आपके पास होगी, तभी तो आप इन्फॉर्मेशन को अच्छे से कलेक्ट कर सकेंगे। उसके अलावा हमारे पास क्या है कि पब्लिक इंटरैक्शन। अब पुलिस वाले जो हैं, वो जब पब्लिक के साथ जाके इंटरैक्ट करते हैं, क्योंकि उनको तो इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है ना, ताकि पब्लिक जो है वो उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, डायरेक्शन दे सके उनको कि यहाँ पे ये हुआ था, यहाँ पे हमने ये देखा। लाइक जो भी है, उस सारा का सारा एरिया में जो भी चीज़ हुई हुई है, उनसे जाके जब पुलिस जो है वो इंटरैक्शन करती है, तो वो ये आता है पब्लिक इंटरैक्शन में, ठीक है? आपके पास एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो होनी चाहिए, ताकि आप जाके पब्लिक के साथ इंटरैक्ट कर सकें, उनके साथ कम्युनिकेट कर सकें, और जब आप कोई बात करें, तो उनको अच्छे से समझ आ जाए कि बात किस केस के मुताल्लिक करना चाह रहे हैं, ठीक है? उसके अलावा हमारे पास है कोर्ट टेस्टिमनी। अब क्या होगा कि कोर्ट तक भी बात जाएगी, ठीक है? लाइक जो भी केस हुआ है, उसके बाद पता चल गया मुल्ज़िम ये है,
और उसके बाद मुलज़िम को कोर्ट में पेश किया जाता है। अब जो भी पुलिस वगैरह ने एविडेंस वगैरह कलेक्ट किए हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह गैदर की है, हो सकता है कि उनको उनके अपने एविडेंस को जाके टेस्टिफाई करवाना पड़े कोर्ट में कि ये एविडेंस था, ये हमारे पास जो थे वो गवाह थे और ये बात हुई थी। लाइक ईच एंड एवरीथिंग उनको जाके टेस्टिफाई करवाया जा सकता है। इसी तरह से अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और आपको एक बिल्कुल एक प्रोफेशनल मैनर में जाके आप क्लियर कट बात करेंगे, तो फिर ही जो है वो आप अपने एविडेंस को टेस्टिफाई करवा सकेंगे। तो इसके लिए क्या है कि आपके पास सबसे पहले स्किल होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? उसके अलावा अब इसमें डेवलपमेंट के लिए कौन-कौन से रिसोर्सेज़ पे फ़ोकस किया जाता है? सबसे पहले वोकैब्युलरी आ जाती है। वोकैब्युलरी किसके रिलेटेड होनी चाहिए? लॉ एनफोर्समेंट के रिलेटेड होनी चाहिए। उसके अलावा क्लियर और कंसाइज़ राइटिंग स्किल्स आपके पास होनी चाहिए ताकि आप रिपोर्ट्स को अच्छी तरह से लिख सको या फिर आप अगर जाके किसी से जाके कोई गवाही लेते हो तो आप उसके बयान को अच्छी तरह से नोट डाउन कर सकें। उसके अलावा हमारे पास है इफेक्टिव क्वेश्चनिंग एंड लिसनिंग टेक्निक्स आपकी अच्छी होनी चाहिए, इसमें हम बात कर चुके हैं। पब्लिक स्पीकिंग एंड प्रेजेंटेशन स्किल्स होनी चाहिए, कल्चरल अवेयरनेस होनी चाहिए और सेंसिटिविटी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब इंग्लिश स्किल्स को एनहांस करने से क्या होगा कि पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो अपनी कम्युनिटीज़ को एक बेटर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसके अलावा इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो सकती है। इसकी भी कुछ वोकैब्युलरी है मेरे पास, वो मैंने यहाँ पे दे दी है, आप लोग इसको भी चेक कर लीजिएगा। कुछ फ्रेजेस भी हैं और ये फिर से मैं वही बात कहूँगी कि ये ही वोकैब्युलरी नहीं है सिर्फ, ये सिर्फ जो चंद वर्ड्स हैं जो कि मुझे मिले थे और मैंने इसमें ऐड कर दिए। तो इन्हीं पे नहीं रहना सिर्फ कि सिर्फ यही वोकैब्युलरी है और अगर आपको एग्ज़ाम्स में इसके लिए आ भी जाता है, तो अगर आपको कोई भी इसमें वोकैब्युलरी जो है काफ़ी ज़्यादा मैंने दी हुई है वैसे, अगर आपको कुछ भी इसमें से याद रहता है तो आप अपने पेपर्स में लिख सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर, होप सो कि आपको इसकी समझ आई होगी। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपको इसको अच्छे से डिलीवर कर सकूँ। तो चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें। और अगर ये हेल्पफुल है तो अपने दोस्तों के साथ भी इसको ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।